हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू किशन भाई स्टडी की एक और मजेदार क्लास में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार। तो दोस्तों, आपका जो रस है, पेपर में आपका 2 अंक का रस पूछा जाता है और 2 अंक का आपका छंद पूछा जाता है और 2 अंक का आपका अलंकार पूछा जाता है। तो टोटल आपका जो है 6 अंक का पेपर में आपको पूछा जाता है व्याकरण से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके जो 6 अंक हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए शुरू करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। उसमें आपको सभी जितने भी इंपॉर्टेंट रस हैं, छंद है, अलंकार है, सभी को हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो हमारा रस है वो कौन सा रस है? तो पहला आपका जो रस है वो हास्य रस है। दोस्तों, जो हास्य रस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रस किसे कहते हैं। तो रस क्या होता है? तो जैसे रस होता है कि जैसे कोई रस होता है, जैसे गन्ने का रस होता है, तो जब उसे हम पीते हैं तो हम बड़े आनंदित होते हैं। तो होते हैं तो ठीक उसी प्रकार जो रस होता है, जो हिंदी में जो रस होते हैं, वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो रस की डेफिनेशन यह होती है कि किसी काव्य को पढ़ने से जो पाठक या श्रोता के मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही रस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे दोस्तों। रस, छंद, अलंकार सभी की वीडियो इसी चैनल पे है। तो दोस्तों, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी तो वहां पर जाइए। आज चलिए, यहाँ पर आप केवल इंपॉर्टेंट जितने रस हैं उन्हीं का आप रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप पहले रस देखिए, हास रस। चलिए, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास रस का स्थायी भाव होता है हास। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस की निष्पत्ति होती है। तो दोस्तों, ये हास रस की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या है? देखिए, हास, यहाँ पर देखिए कि जो हास रस का स्थायी भाव, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास रस का स्थायी भाव हास हास होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक ही रस से जितने भी सारे रस हैं, सभी रस आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, वो ट्रिक आपको हम बता दें। जैसे जहां पर देखिए, जो स्थायी भाव है, केवल और केवल उसको आपको बदलना होगा। जैसे वीर रस का हम लेते हैं, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो यहाँ पर हास के स्थान पर आप उत्साह कर लीजिए, तो ये वीर रस की डिफिनेशन हो जाएगी। तो सेम इसी प्रकार से आपको सारे रस पढ़ना है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। हास नामक स्थायी भाव, विभाव और अनभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस निष्पत्ति होती है। चलिए, अब इसका उदाहरण क्या होता है? हास रस का उदाहरण क्या है? तो चलिए, आप उदाहरण समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, हास रस का हमने उदाहरण लिखा है। चलिए, उदाहरण पढ़ते हैं। हाथी जैसी देह, गेंडे, यहाँ पर गेंडे होगा, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। बहुत ही लाजवाब भाई आपके लिए है उदाहरण है, आपको देखते ही याद हो जाएगा। चलिए, उसके बाद दूसरा एक और हमने उदाहरण लिखा है, वो बहुत ही लाजवाब है। देखिए, पढ़िएगा, यहाँ पर समझिएगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दो सागर। तो दोस्तों, ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया, बहुत ही ज्यादा शानदार है। दोस्तों, इन दोनों में से आप कोई एक लिख दीजिए, आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब उसके बाद चलिए, आपका नेक्स्ट एक रस आता है बीर रस। चलिए, बीर रस देख लेते हैं। बीर रस की डेफिनेशन क्या है? तो बीर रस की हमने आपको डेफिनेशन बता दी कि केवल और केवल आपको इसका जो स्थायी भाव है वो ही बदलना होगा, बाकी डेफिनेशन आपकी सेम ही होने वाली। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? स्थायी भाव हमने यहाँ पर चेंज किया है। तो उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनभाव और संचायी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, सेम चीज यहाँ देखिए, निष्पत्ति, यहाँ पर उत्पत्ति है। केवल और केवल इतने का डिफरेंस है भाई, बात दोनों एक ही है। दोस्तों, ये रही आपकी वीर रस की डेफिनेशन। आई होप आपको डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, समझ में आ रही होगी। चलिए, आप जो चलिए वीर रस का उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है वीर रस का? तो यहाँ पर देखिए, वीर रस का उदाहरण है। बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी। तो दोस्तों, ये आपका वीर रस का उदाहरण हो गया। दोस्तों, वीर रस के उदाहरण बहुत सारे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ऐसे आप कोई भी 2 लाइन का कोई उदाहरण लिख दीजिए, आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉपी में आपको कैसे लिखना है। जब आप परीक्षा देने बैठेंगे तो जो आपका रस होगा, छंद होगा, अलंकार होगा, जैसे हम यहाँ पर कॉपी में लिखे हैं, ठीक इसी प्रकार से ही आपको परीक्षा की कॉपी में लिखना है। दोस्तों, अगर इतना आप लिख देते हैं, जैसे वीर रस पूछ लिया पेपर में, तो वीर रस की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद उसके अंतर्गत जो उसकी जो डेफिनेशन होगी वो लिखेंगे। तो डेफिनेशन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और उसके बाद जो उसका आप उदाहरण लिखेंगे, तो उदाहरण के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। तो टोटल आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों, 2 नंबर के लिए केवल और केवल इतना ही आपको लिखना है।
तो इतने यदि आप लिखते हैं तो आपके 2 नंबर आपको मिलते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अपना रस देखेंगे जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है वो? करुण रस। चलिए आपको दिख गया होगा ये करुण रस है, आपके लिए बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देखिए जो करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है 100। केवल और केवल आपको स्थायी भाव ही बदलना है, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम वही रहेगी। तो चलिए करुण रस का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचायी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो दोस्तों ये करुण रस की डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। चलिए अब करुण रस का हम उदाहरण समझ लेते हैं। करुण रस का उदाहरण क्या होता है? चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदी। तो दोस्तों ये रहा आपका करुण रस का उदाहरण। तो दोस्तों करुण रस के भी बहुत सारे उदाहरण है। दोस्तों यूपी बोर्ड के लिए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट रस थे, तो यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रस आपके हैं 4। कौन कौन सा है? तो 4 रस आपका है। पहला तो हास रस है, दूसरा है करुण रस है, तीसरा रस वीर रस है और चौथा जो रस है आपका सिंगार रस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको 3 रस बताए हैं। तो जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए। क्यों? देखिए जो आपका पेपर होता है, पेपर में आपसे 2 रस पूछे जाते हैं। कौन कौन? 2 रस केवल पूछे जाते हैं। तो 2 रस जैसे आपसे पूछे, करुण रस और श्रृंगार रस का स्थायी भाव व उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपसे 2 पूछेगा, एक करुण रस पूछ लेगा, एक श्रृंगार रस पूछ लेगा। यदि ये दोनों नहीं पूछता तो इन दोनों के स्थान पे आपसे वीर रस पूछ लेगा या फिर हास रस पूछ लेगा। तो दोस्तों यदि आप ये 3 पढ़े रहेंगे, तो यदि आप श्रृंगार रस नहीं पढ़ते हैं तो भी आपका कोई कोई आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी जो 4 हम 3 हमने बताए हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई एक फंस जाएगा। तो इसलिए आप 3 ही, ये मेरी समझ से आप 3 ही याद कर लीजिए, उसमें ही आपका भला हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है अलंकार। अलंकार क्या होता है? चलिए अलंकार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अलंकार क्या होता है? तो अलंकार क्या होता है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बनता है। क्या? कौन कौन से? अलम धन कार से मिलकर बनता है। अब चलिए अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार की परिभाषा आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा न समझिए। तो अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो ये छोटी से अलंकार की डेफिनेशन हो गई। बाकी ज्यादा डीपली हम नहीं बताएंगे। डीपली यदि आपको समझना है तो इसी चैनल पर वीडियो आपकी रस की भी अलग है, छंद की अलग है, और जो आपका अलंकार है उसकी भी वीडियो अलग पड़ी है। तो आप जाइए चैनल पे, वहां पर आप सर्च कर लीजिए और पीछे इसी चैनल का नाम लिख दीजिए। जो आपको टॉपिक पढ़ना हो वो टॉपिक, और पीछे इसी चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वो टॉपिक आपका मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अलंकार हैं, चलिए वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका अलंकार कौन है जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार की डेफिनेशन क्या है? तो जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेफिनेशन देखिए कि जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए जो उपमा अलंकार होता है इसकी डेफिनेशन कई तरह से भी होती है। जैसे एक डेफिनेशन ये है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की सामान्यता तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो दोनों डिफिनेशन आपके लिए सही है, आप ये लिखिए या वो लिखिए, लेकिन कम शब्दों में एकदम सटीक डेफिनेशन ये है। मतलब वो डेफिनेशन जो आपको बहुत बड़ा लिखना होगा, लेकिन ये 2 ही लाइन में, छोटी सी लाइन में आपको समझा देना है इसी तरह से। तो ये आपको लिख देना है, इसकी जो डेफिनेशन ये लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपका आता है उदाहरण। तो उदाहरण में क्या है? हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर देखिए ये उदाहरण आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो आपका फेमस भाई है, समझ लीजिए एक प्रकार से ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये वाला आप उदाहरण आप लिख दीजिए। ठीक, हरिपद कोमल कमल से, भगवान श्री कृष्ण के पैर कोमल के समान है। तो ये आप उदाहरण लिख दीजिए। इन दोनों के लिखने से आपको 2 अंक आपको मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए आपका कौन दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका अलंकार है वो देख लीजिए। तो आपका दूसरा जो अलंकार है आपका रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। तो चलिए रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या है वो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए रूपक अलंकार की डेफिनेशन भी इसी, मतलब कई डेफिनेशन, लेकिन आपको कम शब्दों में सटीक आपको डेफिनेशन यही है। तो ये डेफिनेशन आप रूपक अलंकार में लिख दीजिए। आपके 1 नंबर आपको डेफिनेशन के मिल जाएंगे और 1 नंबर आपके उदाहरण के मिल जाएंगे। तो रूपक अलंकार का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए।
उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदो हरिदय। देखिए यहाँ क्या है, चरण कमल बंदो हरिदय। ये बहुत ही छोटा एक लाइन का आपका उदाहरण है, बहुत ही लाजवाब उदाहरण है, तो ये आप ये लिख दीजिए, आपको आपके नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। चलिए अब उसके बाद देखते हैं आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो अलंकार है वो आप देख लीजिए। आपका तीसरा इंपॉर्टेंट अलंकार क्या कौन सा, यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है वो आप समझ लीजिए। चलिए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, जब एक ही वर्ड, देखिए जब एक ही शब्द, सॉरी यहाँ पर शब्द है, हम वर्ड पढ़ रहे हैं, सो यह शब्द है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो तो वहां यमक अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण समझिए, फिर उदाहरण से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए इसका उदाहरण समझाते हैं। तो दोस्तों ये आपका उदाहरण है भाई यमक अलंकार का। उदाहरण क्या है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखिए उदाहरण समझिए, यहाँ पर उदाहरण में क्या है, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पर घटा शब्द जो है ये दो बार प्रयोग हुआ है, मतलब घटा शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ, दो बार हुआ। तो देखिए शब्द जो है वो कई बार आए लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग हो। देखिए देखिए यहाँ पर जो घटा है, इस घटा का अर्थ हुआ काली घटा। घटा का अर्थ होता है भाई नदी, आप समझिए क्या होता है, नदी। और दूसरी जो हमें ये घटा है, इस घटा का अर्थ होता है यानी कम होना, घटना यानी कम होना। तो यह वही है, ये काली घटा का घमंड घटा, यानी उसका जो घमंड है काली घटा का, उसका घमंड कम हो गया। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। यमक अलंकार का एक और उदाहरण है, चलिए आप समझ लीजिए। देखिए एक गाना आपका निकला था, कौन सा, तेनू सूट सूट करता। कौन सा गाना, तेनू सूट सूट करता। तो यहाँ पर देखिए जो इस गाने में देखिए सूट शब्द का प्रयोग दो बार हुआ। तो एक सूट का मतलब होता है जो सूट आजकल लड़कियां पहनती हैं वो सूट हो गया, और दूसरा सूट है वो यानी जच रहा है, हाँ बढ़िया लग रहा है, वो सूट हुआ। तो ये इसका भी उदाहरण हो गया। चलिए अब इसके बाद अपना चौथा जो हमारा भाई, चौथा हमारा जो अलंकार है वो देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अलंकार आपके कई सारे हैं, मैं आपको केवल और केवल चार अलंकार आपको बताऊंगा। उन चार अलंकारों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इन्हीं चारों अलंकार में से आपके बोर्ड परीक्षा में ये फंस जाएंगे, को नंबर आपके अलंकार में नहीं कटेंगे। तो दोस्तों आप यही चार याद कर लीजिए। चलिए अब आते हैं आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास। चलिए इसकी डेफिनेशन समझिए अनुप्रास अलंकार की। देखिए बहुत ही आसान डेफिनेशन, बहुत सरल शब्दों में हमने यहाँ पर लिखी है। एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए क्या होता है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने, यानी वही शब्द जो है बार बार आए, यानी वही जो अक्षर है, शब्द नहीं है, वही अक्षर जो हो वो बार बार प्रयोग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए। यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है, रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा क्या, कि देखिए यहाँ पर भी रा का प्रयोग हुआ, नहीं रा वर्ड प्रयोग हुआ। यहाँ पर देखिए यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा। मतलब कहने का क्या, कहने का मतलब ये है कि रा जो है बार बार प्रयोग हो रहा है, यानी रा जो वर्ण है ये बार बार ही प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार ये हुआ। चलिए इसका दूसरा उदाहरण आपको बता दें। जैसे आप दूसरा उदाहरण आप ये लिख लीजिए, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब यहाँ पर देखिए जो चा वर्ड है इसकी भी आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद आता है आपका जो है छंद। चलिए आपको हम इस वीडियो में रस छंद बताने को कहे थे, तो आपको हम पूरा बताएंगे। तो यहाँ पर आप छंद आपको कौन कौन से पढ़ने, चलिए इंपॉर्टेंट छंद आपको बता देता हूँ। तो आपके जो जो हिंदी का सिलेबस है उसमें कितने हैं, केवल और केवल चार छंद है। कितने छंद है, आपको चार छंद है। तो चारों आपको नहीं पढ़ना है, चारों में आपको दो पढ़ने हैं। क्यों, क्योंकि परीक्षा में आपसे दो पूछे जाते हैं। कौन दो पूछे जाते हैं, चलिए अभी बताता हूँ कौन कौन पूछे जाते हैं और कौन आपको पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आपका जो छंद है, ये छंद आप देखिए, ये चौपाई छंद है। कौन सा छंद है, ये आपका चौपाई छंद है। चलिए चौपाई छंद की डेफिनेशन क्या है वो आप देखिए, बहुत ही सरल शब्दों का हमने यहाँ प्रयोग किया है। चौपाई, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती है। देखिए ये रही चौपाई छंद की डेफिनेशन। देखिए यहाँ पर समझिएगा, चौपाई सममात्रिक छंद है। सम का मतलब क्या, सममात्रिक छंद का मतलब क्या होता है कि सभी जो चरण है उसमें जो मात्राएं हैं वो समान है, यानी कि जो इसका प्रत्येक चरण होते हैं, इसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें जो चार चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, इसमें चार चरण होते हैं, ठीक। और
प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं हर चरण में मात्राएं होती है, तो इसलिए ये सममात्रिक छंद हो गया। ठीक, अब इसका उदाहरण क्या है, चलिए उदाहरण आप समझिए। यहाँ पर देखिए उदाहरण बहुत ही आसान और जो आपको याद होगा, यानी जितने भी हिंदू धर्म के भाई स्टूडेंट हैं उनको तो ये 100% याद है, आपको और कहीं नहीं जाना है, आपको दूसरा नहीं लिखना है। चलिए उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर तिहु लोक उजागर, रामदूत अतलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। देखिए यहाँ हमने हनुमान चालीसा की 4 लाइनें यहाँ पर लिख दी, तो ये क्या है, ये चौपाई है। हनुमान चालीसा आप चौपाई है, आप इसकी कहीं से भी लाइनें आप लिख सकते हैं। तो ये लाइनें सभी को याद होंगी, इसलिए ये आपको हम आपके लिए सामने हम लेकर आए हैं। दोस्तों ये आप लाइन बहुत ही ईजी, आप तुरंत लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक आपको मिलेंगे, यानी एक अंक आपका जो है इसकी डेफिनेशन की हो जाएंगे और एक अंक आपका जो उदाहरण है उसके लिए हो जाएंगे। तो ये आपका पहला छंद हो गया। अब दूसरा छंद क्या है, चलिए दूसरा छंद चलिए आपका जो दूसरा छंद है वो है क्या है, दोहा है। क्या है, दोहा। चलिए दोहा छंद की डेफिनेशन क्या है एक बार समझ लेते हैं। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, पर इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए यहां पर समझिएगा, थोड़ा इसका समझ लीजिए। यहाँ पर दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद, अर्धसम्मात्रिक छंद क्या होता है, किसके जो चरण होते हैं उसमें जो इसमें जो मात्राएं होती हैं वो सब में समान नहीं होते हैं, किसी में 13 होती हैं तो किसी में 11 होती है। आप यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर कि दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। पहला चरण और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो इसलिए ये अर्धसम्मात्रिक छंद है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण आप यहाँ पर देखिए, उदाहरण आप देख लीजिए। ये दोहा का हमने उदाहरण लिखा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। देखिए ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोहा और जो आपकी चौपाई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो पेपर होता है, पेपर में आपसे 2 पूछेगा, पेपर में आप मॉडल पेपर देख लीजिए, उसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, उसमें 2 ही आपसे पूछा जाएगा। तो 2 कौन कौन से पूछेंगे, तो आपसे पूछ लेगा दोहा और सोठा छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, या तो आपसे ये पूछ लेगा, और या तो आपसे पूछेगा, दूसरा आपसे ये पूछेगा कि चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का उदाहरण तथा इसकी डेफिनेशन, तो ये आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर हम देखिए एक एक बताते हैं, यानी 2 पूछता है आपसे तो एक फंस जाएगा, तो इसलिए आप केवल और केवल इन्हीं 2 याद कर लीजिए, इन दोनों से आपका काम हो जाएगा परीक्षा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही सारे हमने, देखिए आपको जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट था हमने यहाँ पर आपको रस बताया, छंद बताया, अलंकार बताया, तो इससे आपका जो 6 अंक है आपका वो कंफर्म हो जाता है। दोस्तों इतना जितना हमने बताया है अभी, इतना यदि आप याद कर लेते हैं, परीक्षा में लिख देते हैं, तो आपके 6 अंक आपके पक्के हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ। और हाँ, यदि दोस्तों आप वीडियो से कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के जितने भी सारी हम इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। और हाँ चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा।